हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। लेकिन आज की चर्चा में है कुछ खास, यानी 2025 का रिजल्ट फाइनल आया और उसी के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। बट सबसे पहले देख लेते हैं आज के क्या क्या टॉपिक है जो आप स्वयं पढ़ेंगे। पूरा कंटेंट मैंने रेडी कर दिया है, सब रिपीटेड चीजें ही हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन के अच्छे एडिटोरियल्स और उनका यूपीएससी के हिसाब से पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, यानी जो हमारे एग्जाम की नीड है। एग्जाम की नीड शब्द को पकड़िएगा, प्लस एक कुछ और जो आपके मन में विचार हो, सब जरा जब तक मैं ये अपना ओपनिंग लेक्चर दूं कि क्या क्या टॉपिक है आज और उनका जीएस या एसए के साथ कैसा कनेक्शन है, यानी आईक्यू आईपी, तब तक आप लोग सोच लें कि कल का रिजल्ट देखने के बाद किसी को कॉपी मत करिएगा। मुझे भी नहीं कि मैंने क्या लिखा है, किसी और को भी नहीं किसी और ने एनालिसिस में क्या कहा है। आपको सोचना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपने ढंग से, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ढंग से, और अपने ओपिनियन अगर आप देंगे तो शायद हमारा जो डिस्कशन आज का वो बहुत आउटकम वाला होगा, बहुत बहुत ज्यादा आउटकम वाला होगा। आपने क्या नोटिस किया है? नोटिस का मतलब, अब जब फाइनल रिजल्ट आ रहा तब, हालांकि हम लोग प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो भी चर्चा करते हैं, मेंस का आता है तो भी चर्चा करते हैं, यानी 2025 की ही बात मैं कर रहा हूं, और अभी फाइनल आया तो भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा ऐसा नहीं कि 2025 के रिजल्ट पर अभी स्टार्ट हो रही है, वो पहले से ही चली आ रही, प्री मेंस एंड सो ऑन फिर उसके बाद। लेकिन अब चूंकि चीजें क्लोज हो चुकी हैं, चीजें फाइनल हो चुकी है, तो ऐसे में आपने क्या नोटिस किया, और मेरे अगेंस्ट जाकर के भी कुछ बातें आप कह सकते हैं, ये भी आपको पूरी फ्रीडम है। क्योंकि एक क्रिएटिव मेंटर होने के नाते मैं हमेशा सृजन में विश्वास रखता हूं कि जैसे आपको जो मेरी अप्रोच है, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं, उससे अलग भी अगर विरोध का मतलब वो नहीं, विरोध का मतलब उससे अलग भी कुछ आइडिया आपका है, कुछ विचार, यानी वही मुझसे अलग भी क्रिएटिवनेस। मान लीजिए मैंने कहा एक्स वाई जेड, तो आपको लगे कि सर एक्स वाई जेड से बेटर है जेड वाई एक्स। इसकी बात मैं कर रहा हूं। थोड़ा सोचिए, और टाइप करने में आज कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि कंजूसी करेंगे तो आप समस्या, किस प्रकार की समस्या के ट्रैप में आप जा रहे हैं आप स्वयं विचार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अभी आगे आते हैं, फिर बात करेंगे। समस्या मतलब एक ट्रैप है। ट्रैप मतलब, एक मैंने वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, शॉर्ट्स आ गया था, उसमें अमित सर किसी इंस्टा से उन्होंने भी कुछ उठाया था, एक एविडेंस बेस्ड डेटा था कि यूपीएससी में अप्रोक्स अगर आप देखें 280, 90, 300 का इस साल का डेटा है, जो बच्चे पीछे सेलेक्ट हो चुके थे, उन्होंने अटेम्प्ट लिया। आपके हिंदी मीडियम में भी आप प्राउड कर सकते हैं कि 20वीं रैंक लगी उस बच्चे को, बड़ी शुभकामनाएं। और अद्भुत है, ऐसे बच्चे एक्चुअल में अद्भुत हैं जो अपनी तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को एकदम लीडर की तरह हवा में, आसमान में, आकाश में, ऊंचाइयों पर लेके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा भी पिछली बार का सिलेक्टेड बच्चा है। सोचते रहिएगा, एक दो फ्रेश रिजल्ट भी हुए। और काउंटिंग करके मुझे बताइएगा, जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं, कितने हो पाए। दो अपने भी थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, नहीं हो पाए, ठीक है। मुझे राज ने ही मैसेज किया 2:20 के आसपास कि सर सॉरी सर, और क्लियर नहीं हो पाया। तो राज ने मुझे बताया, फिर मैंने राहुल से पूछा तो राहुल का भी रिप्लाई कि सर मेरा नहीं हो पाया। खैर, तो दो बच्चे आपकी टीम से भी थे जिनका नहीं हो पाया। ऑब्वियस है, पूरी जिम्मेदारी मेरी भी है, इसमें मैं कहीं से बच नहीं सकता। और इनफैक्ट मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूं, बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं कि यार, जब आपको लगता है कि आप बड़े होशियार चंद हैं, फिर रिजल्ट नहीं हो रहे, क्या रीजन है। तो कहीं ना कहीं राज पटेल के रिजल्ट ने काफी ज्यादा मुझे परेशान किया। तीसरा लगातार इंटरव्यू था, और अब बैठेंगे उसके साथ बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा यहां पर, और अभी छत्तीसगढ़ में 22वीं रैंक भी लगी, सब कुछ था, यानी कि उसके रिजल्ट में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी ऐसा जो उसकी पर्सनालिटी की कमी की वजह से मिस हुआ होगा। तो वो भी एक शॉकिंग था मेरे लिए। और इनफैक्ट मैं मैसेज करने वाला था, टू बी ऑनेस्ट, कि आज और कल मैं थोड़ा मैं परेशान था कल से भी। अभी कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया था जो मेरी पर्सनल मेंटरशिप के हैं, जैसे अवनी है जो, वो भी ब्लाइंड है,
मैंने उसको भी लिखा, हमका बेटे, वो भी परेशान थी किसी और कारण से, लेकिन मैंने फिर उसको बोला, हमका बेटे आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मुझे छोड़ दे तू। क्योंकि मतलब था राज के रिजल्ट में जैसे बहुत कुछ एक छुपा हुआ था, आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता, डिजर्विंग बच्चा था। तीसरा इंटरव्यू, और दुख भी है बट उससे लर्निंग भी है। लर्निंग क्या कहती है वो आपको एक बार मैं दिखाता हूं। लर्निंग है कि वो बहुत अच्छा है, आगे ईश्वर है, परमात्मा है। आप सोचोगे कि मैं कितना इन्वॉल्व हूं आप लोगों में। इस बार उसका इंटरव्यू दिलाने मैं नहीं गया, मेरी ही गाड़ी गई, ध्यान से सुनना, मेरी ही गाड़ी गई, टाई भी मैंने उसको अपनी वाली पहनाई, यानी समझ रहे ना, जो जो उसने मुझसे कहा मैंने सब किया, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि 2 बार मैं गया था। तो मेरे मन में मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था कि यार मैं 2 बार इसके साथ गया हूं इसका इंटरव्यू दिलाने, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार इसकी माँ को भेजा जाए। टोटका वोटका टाइप का मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया, उन्होंने अपनी माँ को बुलाया, फिर वो लोग गए। तो बड़ा क्या ही बोला जाए, ये बताने के पीछे रीजन ये है कि सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी ही गाड़ी गई, मेरी ही गाड़ी से हो गया। आप सब भी जब इंटरव्यू देने आएंगे तो सारी व्यवस्था मैं करता हूं, ये नहीं कि अपनी ही गाड़ी से, मेरी ड्राइवर एंड सो ऑन सारी सुविधाएं हैं तो वो सारी, लेकिन मैं नहीं गया, डर के मारे नहीं गया कि यार जो है मतलब। तो कल जब रिजल्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियस है, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक बच्चा आपके अपने बच्चे जैसा हो जाता है, पिछले 4 सालों से वो मेरे साथ है और हर परिस्थिति में साथ, उसकी मम्मी भी इस बार घर आई थी, और दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, रिजल्ट होना नहीं होना, उसकी मम्मी और मैंने क्या ही बोला जाए, बड़ा अच्छा समय बिताया उसकी मम्मी के साथ, उसके पिता है नहीं। और ऐसी माओ को मैंने उनका पैर छुआ, सोचिएगा आप, अमूमन होता क्या, स्टूडेंट की मम्मी हेलो नमस्ते हो गया बैठ गया, वही लोग नमस्ते करते हैं, पहले उन्होंने किया। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं मैं बुरा हूं, इसलिए कि मुझे लगा कि यार ऐसी तपस्विनी माएँ हैं जो तमाम विषम परिस्थितियों में अपने बच्चे को, कि बंदा छत्तीसगढ़ पीसीएस में 22वीं रैंक भी लगाता है, उसके बाद फिर जो है तीसरा इंटरव्यू था, ये भी कंजेक्टिव, ये भी नहीं बीच में कोई गैप हुआ, तीसरा इंटरव्यू लगातार, कहाँ क्या कैसे भगवान ही मालिक है। पिछली बार हिस्ट्री ऑप्शनल में डिजास्टर हुआ था, और जबकि पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में, अरे हिस्ट्री में 260+ मार्क्स थे, तो कब क्या हो जाए कुछ पता भी नहीं चलता है, और उसके राइटिंग में कहीं से कमी भी नहीं है, एक ही अटेम्प्ट में नेट है, जेआरएफ है, सब कुछ है, आप खुद देख सकते हैं, यानी जहां भी बैठता है सब अच्छा करता है। तो उसने, उसी ने मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी ने मुझे मैसेज किया, मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। तो उसके बाद से थोड़ा सा मेरा सिस्टम, ये देखो 2:30 बजे उसका मैसेज आता है, फिर मैं थोड़ा सा वहां से, ये कल उसी का रिजल्ट आया, आप ये मैसेज आया, सर यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। दिख रहा है आपको, पिक्चर की क्लियरिटी है, ये देखिए आप, सर यूपीएससी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, सॉरी। राज का कल 2:21 पे ये मैसेज आया, और मेरे मुंह से भी क्या ही निकला, देख सकते हो, क्या बोलूं उसको, आप देख सकते हैं, मेरे मुंह से भी केवल ओ ही निकला, उसके बाद फिर कुछ नहीं निकला। तो इसी ने मुझे बताया, फिर मैंने राहुल से पूछा, वो देख चुका था, बच्चे क्या ही बताए, फिर राहुल ने मुझे बताया। फिर उसके बाद राहुल का आया कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं यार, मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूं। फिर आप इसका भी पढ़िए, सर नहीं हुआ माफी चाहता हूं। मतलब आप समझ रहे हो ये बच्चे कितने हृदय से अच्छे हैं, कभी मुझे जीवन में बड़ा मौका मिला और मिलेगा, मेहनत कर रहा हूं, तो ये सब जहां भी मुझे मिला, इन सब, अगर ईश्वर करे मुझसे बड़ा मुकाम इन लोगों को मिले, लेकिन मतलब इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे वाले, आप सब लोग। सर नहीं हुआ माफी चाहता हूं, मतलब मेरे बच्चे खुद कितने हम्बल हैं, विनम्र हैं, कि रिजल्ट नहीं हो रहा है
तो गुरु में कमियां ढूंढने के बजाय ये कह रहे हैं कि सर गलती हो गई। तो ऐसे बच्चे पाना भी इससे स्वाभाविक है कि आज की क्लास के डिस्कशन में ये कहना मेरा कर्तव्य है कि ऐसे बच्चे पाना भी मैं समझता हूं कि दुनिया में कुछ जो चंद खुशियां किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं जो उसको सुकून दिलाएं, शायद उनमें से एक है। चंद की बात मैं कर रहा हूं, चंद खुशियां जो आपके जीवन को अलग बनाती, ये खाना पीना नहीं, कुछ भी, कुछ आनंद, कुछ ऐसा। तो ऐसे बच्चे हैं। जब मैं ये मैसेज देखा और फिर इस पे मेरे साथ कल एक कहीं मैं बैठा था बड़ी अच्छी जगह, शाम को चूंकि मन नहीं लग रहा था तो मैं कुछ मेरे दोस्त हैं तो मैंने उन लोगों को दिखाया, ये दोनों मैसेज करे, यार कितने अच्छे तेरे बच्चे हैं, तू परेशान हो रहा है कि खुद ही माफी मांग रहे कि सर माफी चाहते नहीं हो। तो एक गुरु के लिए तो शायद ये बहुत बड़ी सुकून और आनंद की चीज है कि उसको इतने अच्छे बच्चे मिले। सिलेक्शन होना नहीं होना, इट्स अ प्रोसेस। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सिलेक्शन होना ही चाहिए भाई। तो मतलब ये कहीं ना कहीं से एक, तो वो थोड़ा सा मैं मतलब आपको पता है कि मैं शब्दों में खेलता हूं लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, जैसे मजा नहीं आ रहा है। कल से जो जो उम्मीद थी, जैसा जैसा सोचा गया था कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन और किस पे दोषारोपण करे, सिस्टम पे, किसी पे, किस पे, तो वो भी नहीं मुझसे हो पाता है कि मैं किसी सिस्टम पे दोषारोपण करूं। तो एक ही चीज जो सब कुछ मैं निकाल पाया, वो मैं निकाल पाया कि प्रीलिम्स मैं जो निकाल पाया, यानी कि जो लर्निंग यहां से है, जो आज का आपका टाइटल भी, पहले एक बार टॉपिक डिस्कस कर देता हूं फिर आ जाते हैं लर्निंग। तो आज जो मैं यहां पर कि यूपीएससी 2025 रिजल्ट 2026 7 एस्पिरेंट्स को क्या सीखना चाहिए, यानी आप सब जो भी 26 और 27 में एग्जाम देने जाएंगे आपको क्या सीखना चाहिए इस 25 के रिजल्ट से। तो जो मैं पहली और आखिरी चीज, बाकी और कुछ नहीं, मैं 26 के लिए भी 27 के लिए भी जो मैं सीख पाया हूं, उस सीखने का नाम है, अब आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे बच्चे हैं, तो स्वाभाविक आपको भी यही शिक्षा मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। बाकी आप सबके जो विचार है वो भी मैं लूंगा। प्रीलिम्स इज एवरीथिंग। यानी प्रीलिम्स ही सब कुछ है, ये मैंने लर्निंग निकाली। आप कहेंगे कैसे निकाली सर? तो मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चे की सब कुछ इसलिए है क्योंकि राज का ये तीसरा लगातार इंटरव्यू था। तो उसकी पहली सीढ़ी ये थी, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है अभी भी कि उसने कहा कि सर समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। यानी उसको अपनी प्रिपरेशन पर पूरा विश्वास है कि प्री रुकेगा नहीं, मेंस रुकेगा नहीं, देखते हैं इंटरव्यू कब तक रुकता है। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स की, आप मेंस और इंटरव्यू की प्रोसेस में रहें। फिर आपका जिस दिन आता है ना, फिर उस दिन, जिस दिन ईश्वर आपके साथ होता है, फिर उस दिन आप टॉप 10 में ही आते हैं। और क्या पता राज पटेल की किस्मत में टॉप 10 लिखा हो, इसलिए उसको लोअर रैंक नहीं मिल रही, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ पीसीएस में 22वीं रैंक लगा चुका था। हो सकता है कि टॉप 10 टॉप 20 हो, ईश्वर अभी सुन नहीं रहे चूंकि समय नहीं आया। तो मैंने नोटिस यही किया है कि अगर प्रीलिम्स आपका नहीं रुकता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आप इस एग्जाम में हमेशा बने हुए हैं। लेकिन जिसका ये रुक गया, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, जिसका ये रुक गया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा। एक अपनी और बच्ची है, लेकिन उसका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, आप सब समझ जाएंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। जो भी अपने सेकंड अटेम्प्ट में, आपको पता है अपनी स्टूडेंट है, सेकंड अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वो प्रीलिम्स फेल कर गई। कर गई कि नहीं कर गई बताओ भाई? कर गई कि नहीं कर गई? सेकंड थर्ड फोर्थ में वो प्रीलिम्स फेल कर गई। तो इसका मतलब प्रोसेस जो अपग्रेडेशन वाला था वो रुक गई।
अगर प्रीलिम्स निकला होता तो जो वो चाह रही थी शायद वो अचीव कर चुकी होती। तो दोनों बच्चों के उदाहरण साथ हैं कि एक जगह ठीक है सिलेक्शन हो गया है लेकिन इच्छा के मुताबिक पद नहीं मिला। एक जगह है कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, लेकिन आप जब एवरेज देखोगे तो परफॉर्मेंस ये ज्यादा बेटर कही जाएगी कि कंजेक्यूटिव लगातार चल रहा है, किसी दिन बस हल्का सा पुश लगा, गेम ओवर। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरी जो अपनी लर्निंग है आज की वो यही है कि आप सबको प्रीलिम्स पर 27 वालों को भी, 26 वालों को भी, 28 वालों को भी सबसे बड़ा फोकस पॉइंट, एपी सेंटर, अगर कुछ भी इस एग्जाम का फोकस पॉइंट या एपी सेंटर आप बनाना चाहते हैं, प्रीलिम्स को बनाइए। प्रीलिम्स रुकना नहीं चाहिए। दैट्स इट। सभी बच्चों से मेरे और कोई लर्निंग है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं। बाकी कंटिन्यूटी वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ब्रेक लगेगा तो आपकी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। तो केवल प्रीलिम्स 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 प्रीलिम्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब बड़ा फोकस प्रीलिम्स, दैट्स इट। ऑप्शनल प्रीलिम्स, ऑप्शनल प्रीलिम्स। और हिंदू चल रहा है तो पूरा आपका समझिएगा कि आईक्यू आईपी एनालिसिस हो रहा है। अब आपसे एक जिक्र और करना चाहूंगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं कि अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो 2019-20 से हम तैयारी कर रहे हैं, और उस बीच आप देखिएगा कोविड के बाद खूब रिजल्ट हिंदी मीडियम से हो रहे थे। 20, 21, 22 में रिजल्ट भी हो रहे थे, और मैक्सिमम बच्चे आपके पास भी आते थे, वो कहते थे कि मैंने हिंदू पढ़ा, मैंने हिंदू पढ़ा, मैंने हिंदू पढ़ा, आईक्यू आईपी पढ़ा, मैक्सिमम बच्चे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस समय हम लोगों की रीच बहुत अधिक थी, बहुत सारे बच्चों तक, गांव गांव तक आदमी पहुंचा। आईक्यू आईपी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। अब उसकी रीच कम है, इस वजह से जो क्वालिटी आउटकम होना चाहिए, जो क्वालिटी आउटकम होना चाहिए, ये मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं कह रहा हूं बच्चे, लेकिन मुझे भी पता और आपको भी पता कि एक्चुअल में यूपीएससी की नीड क्या है। गहरा एनालिसिस, इंफॉर्मेटिव स्टडी नहीं। तो डीप अगर आपको चाहिए तो ये थोड़ा सा मिसिंग है। मतलब इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से थे, यही पर जैसे ये सारे बच्चे अंजू मीना वगैरह, ये सब मुझे कहां मिले? ये सब वहीं मिले ना। कोई राजस्थान के किसी छोटे एरिया से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, छोटे छोटे एरिया मतलब छोटे छोटे कस्बों से। आप सब मुझे कहां पाए? तो ये मुझे एक चीज ये भी लग रहा है कि एक बड़ी संख्या तक पहले पहुंच थी, वो भी रुकी है। तो कहीं ना कहीं एक रीजन मैं ये भी देख पाता हूं कि हिंदू ऐसे लेक्चर का या इन डेप्थ एनालिसिस का जो एक दौर था ऑनलाइन में, खासकर यूट्यूब पर जो फ्री एजुकेशन के नाम से दिया गया था, इन डेप्थ एनालिसिस वो कम हो गया है। जैसे पहले आपको एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना, एनसीईआरटीज कैसे पढ़नी, नए नए तरीके, नए नए ढंग से चीजें आती थी, लोग मेहनत करते थे। इस समय क्या हो गया कि भाई चूंकि छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और जो भी चीजें एग्जेग्रेड हों, जिसमें गहराई हो, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि हम 2-4 में सिमट के रह गए हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने आपकी जानकारी में अभी तक हिंदी मीडियम के बच्चे आ पाए? अभी फिर इंग्लिश मीडियम पे आता हूं, वहां तो और भी हालत ठीक है ना, दिखेगा रिजल्ट, लेकिन बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते। कितने बच्चे अभी तक आपकी निगाह में आए होंगे? एक बार मुझे आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, कितने बच्चे अभी तक आए होंगे? हनीफ सर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विलेज का एनवायरनमेंट शहर के एनवायरनमेंट में सहज नहीं हो पाता। मेंस के दौरान दिल्ली जैसे नगर निगम में एक छोटा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कुछ किसी मेंटर के नियंत्रण में, जिससे पर्सनालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल हनीफ, आपकी बात बिल्कुल सही है। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े प्लेटफॉर्म, जो इस प्रकार की सुविधा, जैसे हनीफ आप कह रहे हैं कि हॉस्टल में रहना, फ्री पढ़ना, वो सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मुझसे अपेक्षा है तो अच्छी बात है, बट ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक दो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। बट बावजूद उसके
आप काउंटिंग करके बताइए कि कितने रिजल्ट हुए हैं, बताइएगा। आप लोगों ने पूरा यूट्यूब तो सर्च ही कर लिया होगा, कर तो मैंने भी लिया, बताइएगा। हरिओम कह रहे हैं कि जितने हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। अभय कह रहे हैं कि सर 5-6 तक है। प्रिंस शुक्ला कह रहे हैं सर प्लीज आप बिल्कुल साथ ना छोड़िएगा, ईश्वर का साथ रहा, जरूर एक दिन अच्छा होगा, बी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं। देख बेटे, मैं तो आ गया, मैं भले उदास हूं, लेकिन तुझे क्या लगता है मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या? कौन सा टॉपिक बना के नहीं लाया हूं, आप खुद देख सकते हो ना। मेरी मेहनत में कमी थोड़े, मेरे बच्चे पूरा टॉपिक आगे सब रेडी है, मैं अपने कर्म में पीछे नहीं हूं। और लेकिन हाँ, दुखी इसलिए हूं चूंकि अच्छा इंसान हूं, इसलिए नहीं दुखी हूं। मतलब दुखी हूं क्योंकि अपने आप को मैं होशियार समझता हूं यार। इस एग्जाम के लिए ये मैंने क्वालिफाई किया हुआ, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, मुझे पता है इसका रास्ता कैसे चला जाता है। तो दर्द वो होता है कि यार हम अपने टाइम पे 250, 300, 400 सीटें आ रही, हम प्री नहीं फेल कर रहे, बच्चे कैसे फेल कर जा रहे हैं। वो थोड़ा सा कि जब आप होशियार हो, होता नहीं वो कौन सा कहता है कि जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता कोई ना माने, तो हम, मेरी योग्यता तो सब मान रहे हैं, सब मतलब आप सब बच्चे, लेकिन अब उसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं कि अगर आप योग्य हो और आपकी योग्यता रिजल्ट में बड़े स्तर पर ना बदले, तो फिर वो योग्यता किस काम की है? चिंतन कीजिए। वो थोड़ा सा। आस्था गुप्ता सर हमारी ताकत आप ही हैं, आज थोड़ा हारे हैं, कल हम ही हिस्ट्री बदलेंगे आपकी। बिल्कुल बेटा आप। हाँ, लोकेश कुमार फर्क नहीं पड़ता सर, रिजल्ट जो भी हो, आपके साथ लगातार मेहनत करना है। राजतारती सिंह हमारे साथ रहे, हम आपकी बहुत जरूरत है सर। हरिओम, जिन भाइयों को नहीं उनका दुख उसके समान कोई महसूस कर सकता तो वो उसका गुरु। ये तो हरिओम बिल्कुल सही कह रहे हो कि अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो भी गला भर आ रहा है, और इतना इमोशनल बेवकूफ हूं कि कभी कभी होता, कल मैंने कहां कहां नहीं कॉल कर लिया, एक आध जगह तो ऐसा है कि जहां जेन्युइन था कि मेरा बात करना, लेकिन कल मैं इमोशन में ना जाने कहां कहां बात कर गया, दिल के हालात खोल के रख दिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधारने के लिए। लेकिन रात में इतना गिल्ट फील हो रहा था, क्यों मैंने बहुत जगह बेटे, मतलब बता नहीं सकता हूं। मतलब कल ये समझना, दोपहर के बाद से मैंने अपनी बहुत बार बेइज्जती कराई है, खुद अपनी निगाह में। मैंने कई जगह फोन कर लिया, जबकि मैं कभी नहीं करता था, मैसेज डाल डाल करके कि मैं कुछ बदलना चाहता हूं, मैनेजमेंट आता नहीं है, थोड़ा मैनेजमेंट और इंफ्रा का सपोर्ट मिल जाए तो हिंदी मीडियम को बदल सकता हूं। इसलिए नहीं ज्ञानी हूं, इसलिए कंटेंट को इतना बुरी तरीके से बनाना आता है ना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू व्हाट एवर सब। क्योंकि 2012 से ही मैगजीन निकाल रहा हूं, खुद ही लिखता था, अकेला इंसान, पैसे थे नहीं, खुद ही हिंदू पढ़ना, खुद ही फिर हाथों से लिखना। लैपटॉप तो बहुत बाद में मेरे पास आया। सारे सब्जेक्ट में इक्वल कमांड, एक्सेप्ट टू केवल ज्योग्राफी है जिसको मैं नहीं पढ़ाता हूं, सारा कमांड है। मतलब तो सोचो आप, मेरे नोट्स, मेरा कंटेंट किस लेवल का होगा। कई जगह बटे, बट बड़ा दिल दुखता है यार, क्या ही मैं, और जबकि मुझे पता है कि बदलूंगा मैं ही, क्योंकि मेरी अंतरात्मा एकदम से पागल वाली है, जुनून वाली है। और इस साल जो आप लोग कर रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्या ही पता कहां से नजर लग जाती, लेकिन अच्छा चल, अच्छा रहे, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर है, और डर का रीजन भी आप ही लोग हैं। 2023 में बच्चों से कहा कितने बच्चों का प्रीलिम्स होगा, ध्यान से समझना। जवाब किसने नहीं दिया? वैभव ने नहीं दिया, राज ने नहीं दिया, रिदम आनंद ने नहीं दिया। जिन बच्चों ने नहीं दिया उन सब का प्रीलिम्स हुआ। 157 बच्चे थे आप सबने, और मैंने कहा था कि अगर किसी का नहीं होगा तो आज के बाद से फिर मैं उसको किसी ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। आप सबने प्रीलिम्स देने के अगले दिन 157 लोग इकट्ठा हो गए ग्रुप में, हमारा हो रहा है, रिजल्ट आया उसमें किसी का नहीं हुआ। यानी आप पेपर देने के बाद खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आपका होगा कि नहीं होगा। तो वहीं से मेरा दिल टूटा कि 157 में हमें भी पता था इतने का नहीं होगा, लेकिन ये था कि 10-15, अगर इतना कह रहे तो 10-15 का हो जाएगा। तो वो एक बहुत बहुत, आप ये मानें कि डिजास्ट्रस था मेरे लिए।
कि उसके बाद से मैं डर गया हूं। जैसे इस बार आप सब बहुत अच्छी मेहनत करें, क्योंकि हम लोगों ने साल भर पहले से ही प्रीलिम्स, ना केवल जीएस अपितु सीसेट भी अच्छा काम करना स्टार्ट किया, और मैं मेंटरशिप मॉडल पे आ गया, जिसका सबसे बड़ा लाभ आपको मेंस के टाइम पे मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मैं क्लास लूंगा ही नहीं हिंदू के अलावा। यानी अब जो बच्चे पास होंगे उनकी मेंटरशिप चलेगी, बाकी सब रिकॉर्डेड है, और बाकी जो बच्चे 27-28 के फाउंडेशन के आएंगे उनको भी अब कस्टमाइज प्लान चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल में आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, आपको सेगमेंट सेक्शन ए पेपर 1 से कितने क्वेश्चन करने, इसको डिसाइड करने वाला कौन होता है? सुनील अभिव्यक्ति। वो क्या कहेगा कि भाषा खंड से 3 कर लो, चूंकि नंबर नहीं कटता। लेकिन अगर आपकी रटने की प्रवृत्ति नहीं है, और तब भी मैं आपको कहूं कि भाषा खंड से 3 करो और साहित्य के इतिहास से 2 करो, तो ये मेरा वन साइज फिट्स ऑल क्या आपके लिए लाभकारी होगा? नहीं। जिस बच्चे का रटना उतना अच्छा नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? भैया देखो, भाषा खंड में भूल सकता है, तो साहित्य के इतिहास से 3 करो, उसकी उस हिसाब से तैयारी करो, 2 कर लो तुम भाषा खंड से। पहला और 5वां कंपलसरी होता है, 1 तुम भाषा खंड से और कर लो। यानी ये सारी चीजें अब मैं करूंगा, अभी तक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्लास पढ़ा रहा हूं, तो क्लास में क्या हो रहा है? वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन अब पर्सनल मेंटरशिप में यही सारी चीजें मैं बदल के रख रहा हूं और खुल के बता रहा हूं आपको। अगर आपका एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में अच्छा नहीं है, तो मैं फिर भी कहूं कि एंशिएंट इंडिया से ज्यादा नंबर मिलता नहीं। एक का एंशिएंट इंडिया से अच्छा है तो वो एंशिएंट इंडिया से 3 करेगा, दूसरे का मिडवल इंडिया से अच्छा, मिडवल इंडिया से 3 करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम करें तो सब अटेम्प्ट क्वेश्चन सेम, पीएसआई और ऑप्शनल। पेपर 2 में अगर आपका, तो सेम उसी प्रकार से हर एक ऑप्शनल में। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के थोड़े कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद फिर ये हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक मैंने सब बना दिया, सब रिपीटेड टॉपिक है बेटे, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन आज से, और इसमें मेरे पर्सनल मेंटरशिप वाले बिल्कुल खफा नहीं होंगे, आज से एक इमोशनल डिक्लेरेशन है ये। 3 महीने के लिए जितने भी बच्चे मेरे सीसीपी वगैरह किसी कोर्स में है, एक भी दिन अगर मैंने गूगल मीट आप लोगों से नहीं की, ये सुविधाएं उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन अब आपके लिए भी, एक भी दिन अगर मैंने गूगल मीट नहीं किया, तो समझिएगा मैं अच्छा अध्यापक नहीं हूं। प्रतिदिन रात को लगभग 10 बजे के आसपास ग्रुप में, क्योंकि आप सब मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, एक लिंक जाएगा 10 बजे फिक्स। आपको बस बने रहना है, 5 मिनट आगे पीछे हो जाए, बने रहना। 10 बजे फिक्स रहेगा पर्सनल मेंटरशिप, 10 बजे। बस केवल आपकी समस्याएं सुनेंगे, आपको कुछ नई बातें बताएंगे, कुछ नई चीजें समझाएंगे। यानी अब लगभग 2.5 महीना प्रीलिम्स के लिए ऐसे बने रहेंगे। ऐसे बैठे हैं, किसी ने कहा सर आज अजम्पशन वाला क्वेश्चन किया, बना नहीं, लो अजम्पशन वाला क्वेश्चन वहीं पर, ऐसे कि बेटा अजम्पशन में ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। तो मैं आज के दिन जो यहां से सीखा, यानी जो कल मैंने, तो मैं आपकी अपनी ओर से केवल इमोशनली नहीं, फैक्ट और इमोशन को मिक्स करते हुए, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब मैं प्रतिदिन आपसे बात करूं, चाहे मैं कितना भी थका रहूंगा, लेकिन गूगल मीट पे ऐसे नहीं, ऐसे चूंकि आप मुझे दिखते नहीं, उसमें आप मुझे दिखते हो। अभी तक ये सुविधा है, जितनी भी थी वो पर्सनल मेंटरशिप वालों के पास थी। लेकिन हाँ, स्वाभाविक इसमें 26 वाले ही आएंगे, अगर 27 वाले आएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। रीजन ये है कि फिर आप भीड़ केवल बढ़ाएंगे, और आगे आपके भी जब आपका 27 का होगा, तो फिर कोई 28 वाला आएगा और क्वेश्चन पूछेगा, तो 27 वालों को भी नुकसान होगा। इसलिए ये फोकस्ड है, इसमें 27 वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 28 वाले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, यानी जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। बाकी तो इसलिए ये 2026 के लिए है। प्रतिदिन अब आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं मुझे दे दो,
और जितनी भी है सब दे दो, तकलीफ परेशानी, और डरना नहीं, खुल के बात करना कि सर आज ऐसा इश्यू हो गया, क्या करूं मैं। अब लड़ रहे हैं तो लड़ेंगे, हाँ रहना सबका, जो भी सीरियस है सबका रहना उसमें कंपलसरी है। भले आपका बात करने का नंबर कल ना आए, जरूरी नहीं कि बात करना, हो सकता है किसी एक बच्चे की बात से 50 बच्चों के बात का आंसर मिल जाए। एक ही बच्चे ने, मान लीजिए हरिओम ने मुझसे कुछ पूछा, मैंने हरिओम के क्वेश्चन का आंसर दिया, तब तक 45 बच्चों के क्वेश्चन के आंसर मिल गए। डेली मतलब ये डेली का अपन एक बना लेंगे, जिससे आपको एक होता है ना कछुआ खरगोश, तो कछुए की तरह आपके पीछे पीछे मैं लगा रहूंगा। क्योंकि रात को सोने से पहले अगर आप मुझसे सही बोल के सोएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। क्या आज सर ने पूछा और मैंने थंब ऐसे किया, हाँ सर हमने अपना टास्क पूरा किया। 3 महीने, और उसी में रोज रोज बताते बताते कई नई बातें सिखा दूंगा। केवल मोटिवेशन नहीं, केवल, खैर ये सब मैं बहुत ज्यादा करता ही नहीं हूं, लेकिन मतलब बहुत सारे टॉपिक्स बता दूंगा, बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा। जैसे कल प्रेम ने मुझे जो कंटेंट दिया, ये गुरुकुल परंपरा, प्रेम ने एनवायरमेंट पे इतना अच्छा कलेक्शन बनाया, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में है वो, अद्भुत है। प्रेम बेटा हो तो जरा आओ तो लाइन पे। असल में उसके थोड़ा इंटरनेट की इशू रहता है, तो लाइव क्लास में रहता नहीं, पश्चिम बंगाल का बच्चा है, तो वो रिकॉर्डेड ही ले पाता है। प्रेम पांडे अगर आप हैं आइए। उसने मुझसे वादा किया कि सर 1 महीने के अंदर एनवायरमेंट का ऐसे ही सारा बना के आपको दे दूंगा। तो ये चीज है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए कंटेंट बना रहा है, वो अपने लिए बना रहा है, लेकिन उसने मुझे शेयर किया तो मुझे एक ताकत मिली। ये देखो आ गया प्रेम कुमार पांडे जो लिख रहा है, यस सर। कैसे भी बच्चे निस्वार्थ, बड़ी अच्छी इसकी तैयारी, लेकिन वही है कि अब क्या ही बोला जाए, फिर ही नहीं पास हो पा रहा है। तो इस वजह से अब मैं डेली डेली मतलब डेली फिक्स है, एक भी दिन नहीं हटूंगा गूगल मीट से, गाड़ी में रहूंगा तो भी फिक्स है। क्यों? उसके पीछे रीजन ही है, अब मैं नहीं चाहता हूं कि हम और कोई लर्निंग 2026-27 से लें, क्योंकि मेंस की गारंटी तब भी देता था, आज भी दे रहा हूं। और अगर मेरे बच्चे अभी चाहूं तो चारों पेपर मुश्किल से 5 से 6 घंटे में आपको पूरा का पूरा लिखने का जो बेस होता है वो तैयार करा सकता हूं। आपको भी पता है कि एथिक्स की 7 यूनिट कितने मिनट में पढ़ा सकता हूं। अब हंसने वाले मुझ पे हंस सकते हैं, लेकिन इथिक्स की 7 यूनिट आप टाइम देखो, 7 से 10 मिनट करा जा सकता है कि नहीं। यानी नीति शास्त्र का वही वाला डायग्राम कि नीति शास्त्र क्या है, ऐच्छिक कर्म अनैच्छिक कर्म, उसके बाद फिर सारी की सारी कहानी। एसेंस क्या है कि भाई मीन्स और एंड्स दोनों को ध्यान में रखो, और किसी भी प्रकार से आप अपने एंड गोल के लिए ऐसे मीन्स का यूज ना करो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए सही ना हो। दैट्स इट, ये हो गया एसेंस। डिटरमिनेंट कौन होते हैं? जो हमारे वैल्यूज होते हैं, जो भी हम फैमिली से, सोसाइटी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, लीडर से, रिफॉर्मर से जो भी वैल्यू हमें मिलता है। पहली यूनिट में इतना ही पढ़ना है। हर बार यही पूछता है कि नीति शास्त्र क्या है, प्रोफेशनल इथिक्स क्या है, और एक बिजनेसमैन को, एक प्रोफेशनल को बिजनेस एथिक्स क्यों अडॉप्ट करना चाहिए? भैया इसीलिए कि तुम विजय माल्या मत बनो, तुम अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या जो आपकी बैलेंस शीट उसको आप गलत मत दिखाओ। आप चिंतन कीजिए, यही पूछता है ना, वॉरेन बफेट का पूछता है कि भैया बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, विजडम एंड एनर्जी भी चाहिए, लेकिन इंटीग्रिटी भी चाहिए। अगर इंटीग्रिटी ना हो तो विजडम और एनर्जी होते हुए कोई भी संगठन विनाश की तरफ जाएगा। स्टार्ट करिए फोक्स वैगन ग्रीन वॉशिंग केस स्टडी, इसी से आंसर स्टार्ट हो गया, इसी से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो गया कि नहीं। ग्रीन वॉशिंग का एग्जांपल, 2-3 करप्शन के कारपोरेट के और एग्जांपल, जिसके कारण से कंपनी डिक्लाइन कर गई। कोई सी भी कंपनी, किंगफिशर से लेकर के जितना आपको नाम याद, उसके बाद पैराग्राफ चेंज। इसीलिए वॉरेन बफेट ने कहा यह स्टेटमेंट कि इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रिटी को डिफाइन कर दिया। नोलन कमिटी सेकेंड ईआरसी फोर्थ रिपोर्ट में जो दिया गया उसको भी उठा के चिपका दिया कि पब्लिक लाइफ में नोलन कमेटी भी यूके की कहती है कि
इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा एक स्पेशल क्वालिटी है, एक विशेष गुण। लीजिए, आप चिंतन कीजिए कितना टाइम मुझे लगेगा ये सारी चीजें आपको समझाने में। यही इतना है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में। फिर उसके बाद कह रहा है कि रोल ऑफ सोसाइटी, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, कि जो सेवा, त्याग, परोपकार, फिलैंथ्रोपी, ये सब जो आपके अंदर जो वैल्यू के रूप में आते हैं कि आप खाते खाते अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिला देते हैं अपना खाना छोड़ करके, ये कौन देता है? फैमिली कैसे, सोसाइटी कैसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या मुझे अलग से पढ़ाना? ह्यूमन वैल्यू को इनकलकेट करने में रोल ऑफ रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सो ऑन, जो भी सिलेबस का पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी नेता, सुधारक और प्रशासक क्या पूछता है? स्टेटमेंट नेहरू जी का, उसको आपको एलोबरेट करना है, जो हम हिंदू में रोज एलोबरेट करते हैं, रोज, नॉट किसी एक दिन। हर एक मुद्दा इथिक्स में मैं लेके जाता ही जाता हूं, क्योंकि जाता है वो। पहली यूनिट खत्म, सेकंड यूनिट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या पूछ रहे भैया? एटीट्यूड क्या है इंडिया में कास्ट को लेकर के, किस प्रकार की एटीट्यूड दिख रहा है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर एटीट्यूड। किसी भी विचार, विचार यानी आइडिया, कोई भी घटना यानी इवेंट, जैसे अमेरिका और इजराइल का ईरान पर अटैक, किसी भी विचार, वस्तु या घटना को देखने का आपका नजरिया, आपका विजन, ये हो गया एटीट्यूड। ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और कुछ न्यूट्रल भी होता है। बनता कैसे है? अब आप सोचो कितना इजी है कि एटीट्यूड को बनाने में रोल किसका होता है? फिर वो आ गया फैमिली का, सोसाइटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, लीडर्स का, रिफॉर्मर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर्स का। उन्हीं से तो हम सीख करके, गांधी जी से ही सीख करके तो आप नॉन वायलेंस की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध से ही सीख करके तो आप अहिंसा की बात करते हैं, कि आस्ते की बात करते हैं, चोरी नहीं करनी चाहिए उसकी बात करते हैं। कहां अलग से आपको पढ़ना? फिर पूछ रहा है कि पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड। हाँ, कुछ उसके बेसिक टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी का टॉपिक है एटीट्यूड का, वो आपको हल्का सा बता दिया जाता है। संभाव्य का फार्मूला, जिसको इंग्लिश में एबीसी फार्मूला मैं कहता हूं, उसका साइकोलॉजिकल वाला फैक्टर, हालांकि उसको लिखना ही नहीं होता। एटीट्यूड में से अलग कुछ। अब पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है? आप मुझे बताओ। मोरल एटीट्यूड क्या? मोरल एटीट्यूड यही कि इंटीग्रिटी को आप किस तरीके से धारण करते हैं, इंटीग्रिटी को लेकर के आप कितने पॉजिटिव हैं, दैट्स कॉल्ड मोरल एटीट्यूड। यानी जो आपने यूनिट 1 में इथिक्स में वैल्यूज पढ़े, एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े, उसको लेकर के आप कितने पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, दैट्स कॉल्ड मोरल एटीट्यूड। मुझे बताओ मोरल एटीट्यूड में क्या पढ़ना, इसके अलावा क्या है मोरल? यानी जो भी मोरल है, यानी जो सत्य पर हमें चलना चाहिए, ठीक है, हमें वही करना चाहिए जो अच्छा है, मीन्स और एंड्स को हमें अच्छे से फॉलो करना चाहिए। यानी अपने गोल तक, अपने एंड गोल तक पहुंचने के लिए गलत साधनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही सब है मोरल एटीट्यूड। और फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड कि भाई डेमोक्रेसी है, उसको लेकर के हमारी क्या सोच है, कम्युनिज्म है, उसको लेकर के हमारी क्या सोच है, सिंपल है। वोट को लेकर के, यानी वोटिंग बिहेवियर क्या है, उसको लेकर के हमारी सोच। अब बताओ कितना मिनट हुआ होगा? मुश्किल से 5 मिनट खत्म हुआ कि नहीं है सेकंड यूनिट। और थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट, सॉरी, थर्ड, सिक्स और सेवन तो समझिए एक ही है, उसको अलग से तीनों में बांट दिया गया है। तीनों में है, यानी सिविल सर्विसेज के जो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं, सिविल सेवा के जो बुनियादी मूल्य होते हैं लोक सेवा के, वही हैं कि नहीं? ऑनेस्टी से आप बताइए मुझे। हाँ, बीच बीच में कहीं प्राइवेट सेक्टर का जिक्र हो गया, जैसे यूनिट नंबर 6 में। तो यूनिट 3, 6, 7 में क्या है? सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट के कुछ प्रिंसिपल आपको रटा दिए जाए, कुछ भी पूछ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या? कभी कान इधर पकड़ के पूछ रहा है, कभी इधर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या? कि मैं जिस पोस्ट पर, जिस पद पर बैठा हूं, उसके आधार पर जो मुझे पावर मिली हुई, यानी शक्ति मिली हुई, और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अगेंस्ट अपने पर्सनल इंटरेस्ट का ध्यान रखना, या ऐसी भावना आना, दैट्स कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यही यूपीएससी में सब पूरा, जैसे आपसे पूछना एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। मेरे बच्चे दोनों को उठा करके आप चेक करो क्या है उसमें।
और सिविल सेवा के फाउंडेशनल वैल्यूज, उसमें भी तो इंटीग्रिटी है। फाउंडेशनल वैल्यूज में आप खुद बताइए, सेकंड ईआरसी की फोर्थ रिपोर्ट में या नोलन कमेटी ने जितने भी फाउंडेशनल वैल्यू बताए वही आपको वहां पढ़ने। वीकर सेक्शन के लिए कंपैशन, इंटीग्रिटी, चिंतन कीजिए आप मुझे बताएं क्या अलग पढ़ना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपके अंदर एकदम थपा थपा 2.5 महीना पागलों की तरफ प्रीलिम्स निकालो बैठा हुआ आदमी ना। आप सोचो अभी मुझे डिस्कस करते कितना टाइम हुआ। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 3 फिनिश। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसी का एक ओवरऑल अम्ब्रेला चार्ट बना दूं, सारी यूनिट इसी में डाल के सेट कर दूंगा, 3 की भी, 6 की भी, 7 की। अब बचती है चौथी दुनिया का सबसे आसान यूनिट अगर कोई है एथिक्स के पेपर में तो यूनिट नंबर 4 है, इमोशनल इंटेलिजेंस। डेनियल गोलमैन कि अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है तो उसे 20% आईक्यू होना चाहिए, 80% ईक्यू होना चाहिए, इमोशनल क्वोशेंट होना चाहिए। 80% क्या होना चाहिए? 80% इमोशनल क्वोशेंट, यानी जो अपने भावनाओं, यानी एंगर को मैनेज करना। क्योंकि अगर एंगर को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप कभी टीम नहीं बिल्ड कर पाएंगे। यूपीएससी ने यही आपसे पूछा कि एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन, पूछा है कि नहीं, इसको मैनेज कैसे किया जाए, यही प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है? यही पूछा है। क्रोध एक हानिकारक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। और फिर कहा कि भैया इस एंगर को कैसे मैनेज करोगे, लिखो, चिंतन कीजिए आप। तो उसमें क्या लिखना है? आप एंगर को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे? अपनी पर्सनालिटी को मूव ऑन करेंगे। क्या करेंगे? उसमें बहुत सारे पॉइंट में डेनियल गोलमैन वगैरह बताऊंगा, लेकिन उसमें यह भी है कि योगा भी करेंगे आप, उसमें लिखना आपने, क्योंकि ये साइकोलॉजी की यूनिट है। एनसीईआरटी उठाएंगे अगर आप 12th क्लास की, तो एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों चैप्टर है अलग अलग। 12th क्लास की मनोविज्ञान हिंदी में, ठीक है, साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी में ये दोनों चैप्टर है, आप उठा करके चेक कर लीजिए। और इनफैक्ट यूनिट नंबर 3 एप्टीट्यूड भी सिलेबस में है, मनोविज्ञान वाली एनसीईआरटी की। ये 3 टॉपिक मनोविज्ञान के। अब बचता है एक यूनिट बेचारी, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक, एथिकल एंड मोरल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसमें क्या है? अरे इंडिया के कौन है, उठाइए, वैदिक एरा से लेकर के आज तक जिनको भी आप पढ़ते सुनते आए, हिस्ट्री पढ़ रहे प्रीलिम्स में तो भी सबके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वेदों के बारे में नहीं पढ़ रहे? क्या मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते वही इंटीग्रिटी नहीं है, वही जीएस पेपर 4 नहीं है? बोलो भैया। तो वेदों को लेकर के पूछेगा, उपनिषद को लेकर के वो कैसे वैल्यूज को इनकलकेट करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, अब स्टार्ट हो गया सारा का सारा आगे तक, कबीर सूर से लेकर के आगे जो भी आप देखना चाहें। फिर नेशनल मूवमेंट के जितने भी, उसके पहले अशोका वगैरह, और नेशनल मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी रिफॉर्मर्स रहे उस समय, राजा राम मोहन राय से स्टार्ट होकर के हर एक जाति और धर्म के, भारत एवं विश्व, और फिर वर्ड के, ग्रीक से, ग्रीक फिलोसफी आप लोगों को मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद सोक्रेटिस, यानी सबसे पहले सोफिस्ट हो गए, फिर सोक्रेटिस, फिर उसके मतलब सुकरात, फिर उसके बाद अरिस्टोटिल, सॉरी प्लेटो, फिर अरस्तु। उसके बाद एक लंबा सा गैप, और फिर आता है यूटिलिटेरियन यानी बेंथम मिल सिज्विक उपयोगितावाद। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर विकासवाद। फिर पूरी की पूरी आगे की जर्नी आपकी, हीगेल, मार्क्स, इनका एथिकल प्रिंसिपल, नीत्शे का एथिकल प्रिंसिपल। अब मुझे बताओ इस यूनिट से क्या पूछता है? मुझे बताइए इस यूनिट से क्या, इसमें भैया 3 ठो कोटेशन चिपका देता है, 3 कोटेशन, कहता है कि इस कोटेशन की आज के रेफरेंस में इंपॉर्टेंस बताइए। अब जो बच्चा, मैं कहता हूं उस कोटेशन को कभी सुना भी ना हो, लेकिन अगर वो हिंदू की क्लास में है तो कम से कम उसका आज का कॉन्टेक्स्ट तो 100% क्लियर होगा। आज का मतलब साल भर का करंट अफेयर्स उसके दिमाग में होगा ना बच्चों, होगा कि नहीं होगा? ऑनेस्टली से बताइए, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ सर होगा, फिनिश। तो सारे करंट के पॉइंट आपके दिमाग में है, स्टेटमेंट को ओपन किया, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा है, प्री निकाल रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो भी उसे कोटेशन खोलना था, कोटेशन खोला, फटाफट उसमें फिल करता हुआ चला गया, 7 यूनिट खत्म। केस स्टडी, केस स्टडी में क्या आपसे पूछता है? यानी कुछ भी नहीं, आपसे कहता है कि भैया एक काम करना है और आपका सीनियर आपके ऊपर दबाव डाल रहा है,
वो कह रहा है कि हमारी जो है मन मर्जी का काम करो, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर तुमको फंसा देगा कि तुम्हारी बूढ़ी माँ है, कुछ ऐसा वैसा करके मोरल आपके ऊपर डाल देगा। अब आप क्या करेंगे? विकल्प बताइए। विकल्प 1 ट्रांसफर ले लेंगे, विकल्प 2 जो है छुट्टी पे चले जाएंगे, विकल्प 3 जो है हम उनसे रिटर्न में जो है लिखित में लेंगे, वो क्या चाहते हैं लिख करके हमें दें, और चौथा फिर कि जो भी उस सिचुएशन में उस टाइम पर जो एक्यूरेट होगा, मीन्स एंड एंड्स को ध्यान में रखते हुए वो करेंगे। अब 4 आपने चुना, प्रोज एंड कॉन्स बताइए। तो पहले वाले के कौन से प्रोज एंड कॉन्स है, दूसरे वाले के तीसरे चौथे पांचवें, कौन सा चूज करेंगे उन्हीं में से तो चूज करके चिपका दीजिए भैया। और कौन सा चूज करेंगे? वही जो आपने 7 यूनिट में पढ़ा कि जिसमें मीन्स और एंड्स का रिलेशन प्योर होगा, जिसमें यह ध्यान रखा गया होगा कि टाइम कंट्री सिचुएशन में सबसे बेस्ट कौन है, क्या इस एक्शन से इंडिविजुअल गेन हुआ या ह्यूमन वेलफेयर हुआ, सोसाइटी को गेन हुआ। यही लिखेंगे ना, फाइनल हो गया। यानी कि चारों में से किसको चूज करना उसका भी आधार आपको पता है। खत्म। ऐसी ही केस स्टडी आएंगी आपके पास, सिचुएशन ऐसी रहेंगी जहां आपको डायलेमा में डालेगा। एथिकल डायलेमा। एथिकल डायलेमा का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें अच्छी हैं, आप किसको चूज करेंगे? तो दोनों में जो सबसे अच्छी हैं, अब दोनों में जो सबसे अच्छी है उसका डिटरमिनेंट कौन होगा? तो दोनों में से जो सबसे अच्छी चीज है उसका डिटरमिनेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या? बोलिए। टाइम कंट्री सिचुएशन, देश काल परिस्थिति, मीन्स एंड एंड्स और ह्यूमन वेलफेयर। यानी आप अमीरों के घर से पैसा चोरी करके गरीबों में बांट दें, रॉबिनहुड आपकी इमेज बने, तो आप कह सकते हैं ना कि ह्यूमन वेलफेयर तो हम भी कर रहे हैं, अमीरों ने शोषण किया था। लेकिन क्या वो सही एक्शन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो बस यही चीज आपको पढ़ना है, सीखना है। खत्म। कितना टाइम मुझे लगा होगा इतना डिस्कशन करने में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक बार कमेंट करो। यानी आप कितना टाइम लगा? और अभी डायग्राम पे आऊं तब तो फिर तहलका ही है। इसलिए जो बच्चे मेंस मेरे अंडर में, कम से कम 15 से 20 डायग्राम आपको दूंगा मैं, बस आपको वही पढ़ना है, जाकर के वोमिट करके विद एग्जांपल चले आना। अब 250 नंबर का ए से भी आ जाइए। अब ऐसे में मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं, रोज ही आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो बस मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि मेंस मैं आपके हाथ में रख दूंगा, तो मतलब रख दूंगा। बेसिक सब्जेक्ट्स जीएस पेपर 4 ए से मैंने आपके हाथ में रखा, ऑप्शनल में मेंटरशिप आपको दे ही रहा हूं। यानी आप सब लिख रहे हैं 15 से 20 मिनट में काम हो गया, सोच लो पूरा ओवरव्यू हो गया। और प्री का रिजल्ट आने में 15 दिन लगता है, तो 15 दिन में क्या हम लोग इथिक्स ऐसे ये सब निपटा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि अब मैं उस मॉडल पे काम नहीं, अभी तक क्या होता था यार, मुझे भी डर होता था, सुबह से शाम क्लास लगवाओ, बच्चे एडमिशन लो। अब भाई खत्म कर दिया ना, क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाएगा, रिजल्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं बगैर रिजल्ट के मैं ज्यादा दिन टीचिंग ही नहीं कर पाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा मैं। ट्रस्ट करिएगा बच्चों। तो मुझे रिजल्ट करना है, तो मुझे अब क्या करना है? यानी सारी चीजें पढ़ानी है, सब पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्ड है, बच्चे आएंगे एडमिशन लेंगे, देखेंगे, उनको पर्सनल मेंटरशिप डेली। ये भी नहीं कि पर्सनल मेंटरशिप और मेरी पर्सनल मेंटरशिप, ये मत समझिएगा कि मैं टीम के सुपुर्द। हाँ, सी सेट में ऑब्वियस है, रीजनिंग और मैथ रवि सर कराते हैं। मेरी मतलब मेरी, आप जब भी बात करेंगे आप मुझे पाएंगे, वो भी मेरे पर्सनल फोन नंबर पे, नॉट कोई अलग इधर उधर का कुछ भी। तो इसलिए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लगा मेरे इस बार चाहे 5 ही निकले, ईश्वर करे सबका निकले यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं 50 निकल जाए, 100 निकल जाए, काफी। लेकिन इस बार मैं मतलब एक अपने लिए बता रहा हूं कि 5 भी निकलेगा इस बार, 2.5 महीने कुछ ना पढ़ाऊंगा, केवल हिंदू चलेगा, और केवल उन 5 बच्चों का तूफान। क्योंकि अब साबित करना है, नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद अपनी पर्सनालिटी पे खुद ही शक होने लगेगा कि यार इस फील्ड के लायक रह नहीं गए। और मैं मानता हूं इसको इसको इस रूप में नहीं कि लोग मुझे, सब मुझसे कहते हैं कि आप इमोशनल होकर के ये सब बातें कह देते हैं यूट्यूब पे, लोग इसका गलत मैसेज निकाल लेते हैं, निकाल लें,
नहीं आए पढ़ने, क्या ही कर सकता हूँ मैं, उससे मेरा कोई नहीं। लेकिन हाँ, मैं ऐसा हूं कि मुझे डर लगता है, मैं ऐसा हूं कि मुझे तकलीफ होती है, मैं ऐसा हूं कि मुझे मेरी पर्सनालिटी पर संदेह होता है, बच्चे की नहीं। चलो मैं कहता हूं सब बच्चे एक क्लास में उतने योग्य नहीं होते, लेकिन 10-5 तो योग्य होते हैं ना यार। तो मैं कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच सकता हूं? और ये मैं अच्छा बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बच्चों, मतलब आप खुद ही विचार करो। बड़ा आसान होता है कि अब थोड़ा ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, कंपटीशन ये वो, लेकिन यार अगर आपके पास 100 बच्चे हैं और हम लोग उसमें क्या है कि हमेशा से इतने बच्चे रहे हैं, मैं 100 बच्चे अगर आपके पास हैं अच्छे, जो मेंटरशिप में के थ्रू आए हैं किसी भी चीज, तो यार उसमें से चलो मैं मान लेता हूं जनता वाली बात कि 90, लेकिन 10 तो हैं, अदरवाइज कोई क्यों आएगा? तो वो एक थोड़ा सा जो है हर्ट करता है कि अपनी पर्सनालिटी पर संदेह होता है, मतलब कि मैं क्या करना चाह रहा हूं और क्या हो रहा है। तो आई थिंक कि मैंने आप लोगों को जो सीखना चाहिए वो आप सबके सामने प्रीलिम्स की बातचीत रखी है, ये कहते हुए कि मुख्य परीक्षा की आज तब भी गारंटी देता था, आज भी दे रहा हूं, लेकिन हाँ, भटकना नहीं। आप भटकते हैं, ये फिक्स है। हिंदी मीडियम के बच्चे एक खूंटे में बंधते नहीं है। अभी कल परसों भी मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो खूंटा अगर बदलिए भी, हमेशा याद रखिएगा, खूंटा अगर बदलिए भी तो ये देखते हुए कि वो खूंटा कितना ताकतवर है, और इसका मुआयना करने के लिए आपको किसी की व्यूअरशिप पे, किसके कितने लाइक हैं, शेयर हैं, इस पे जाने के बजाय यूपीएससी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का लेक्चर सुनना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ना, शुरू से कहता हूं कि अगर मेरे खूंटे से किसी और का खूंटा मजबूत है, आपको तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि सुनील अभिव्यक्ति आपकी पसंद होने नहीं चाहिए, आपकी पसंद होना चाहिए आपका सिलेक्शन। क्योंकि अगर सुनील अभिव्यक्ति पसंद हुए तो आपका फिर सिलेक्शन कहां हो रहा है? सुनील अभिव्यक्ति पसंद है क्योंकि वो उनका खूंटा मजबूत है। खूंटा यानी उनका कंटेंट, उनकी टीचिंग कैपेबिलिटी, उनका 360 डिग्री किसी टॉपिक को घुमा देना, जब चाहे जिस टॉपिक को जैसे मुरेड़ के रख देना, अगर वो चीज है, देन मेरे खूंटे से बंधना, नहीं तो नहीं बंधना बेटे। क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपकी दुनिया है। मुझे पता है दर्द। आज मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं, जो चाहता हूं उसको अचीव कर लेता हूं बेटे। पैसे वैसे नहीं, वो सब हटाओ, वो सब हटाओ। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ता था, 1200 रुपए मुझे मिलते थे, और तब भी मेरी बॉडी मेरे ग्रुप में, आसपास मोहल्ले में सबसे अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि मुझे मैनेज करना आता है। 3 दिन सेब नहीं खा, मतलब रोज नहीं खा पाऊंगा तो 3 दिन में 1 दिन खाऊंगा, वो मुझे आता था मैनेज करना। पैदल चलता था, रिक्शा नहीं लेता था, ऑटो नहीं लेता था, वही पैसा जिम की फीस में लगाता था, रन करता हुआ जाता था, रन करता हुआ आता था, डबल फायदा होता था। यानी मैं अपने ग्रेजुएशन की जिंदगी आपको बता रहा हूं, वहां से पीछे का छोड़ दीजिए। दिल्ली आया तो 8,000 रुपए मैक्सिमम मुझे मिलते थे, तब भी सब कुछ ठीक था, तब भी मैं वैसे ही था, अच्छा पढ़ने में। हर एक कोचिंग मैंने की, हर एक, जहां भी मुझे किसी ने बताया कि इसमें कुछ है, तो मैं, खैर उसके लिए मान लीजिए अलग से पैसा मिल जाता था। फिर अच्छा खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, अच्छी पर्सनालिटी मेंटेन रखी। 45 साल की उम्र में पिस्टल हाथ में उठाई तो पहले ही साल में दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लपक लिया। 8 से 9 महीने की प्रैक्टिस में गोल्ड मेडल, सोचिए आप। तो ऐसा नहीं, मैं लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, सेलेक्ट ना होना। अब सेलेक्ट ना होने का मतलब मैं सफल असफल हूं, नहीं नहीं। इसलिए मैंने इतनी कहानी पहले आपको राम कहानी बता दी कि मैं क्या हूं, कि जिससे किसी के मन में ना कि अरे मेरा नहीं होगा तो जिंदगी में मैं असफल हो गया, और फिर कोई गलत एक्शन कर ले अपने साथ, या परेशान हो जाए, डिप्रेशन में, गलत एक्शन मतलब डिप्रेशन में चला जाए। तो ये कहानी मैंने केवल इसलिए बताई कि मैं ठीक ठीक सक्सेसफुल हूं, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं, नशा नहीं करता, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है। समझ गए ना? कोई नशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, किसी भी प्रकार का, इधर उधर घूमना, फकड़ी टहला, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से वहां सब ओके। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे जीवन में जिस चीज को मैंने सबसे ज्यादा चाहा वो था सिविल सर्विसेज, और वो भी केवल आईएएस।
यानी सिविल सर्विसेज मतलब सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस नहीं। 2005 में पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया था यूपी पीसीएस, मेंस नहीं लिखा था, प्री तो रुकता ही नहीं था। और मेरे आसपास के, मुझे लगता है यूपी में ही कम से कम मेरे 10 से 15 दोस्त हैं जो पीसीएस हैं। 10 से 15 नहीं, अच्छे दोस्त जो हम स्कूल के टाइम के भी हैं। ये भी नहीं है कि कोई आरटीओ है, कोई एडीएम है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। बचपन के दोस्त। ये भी नहीं कि मैं कह दूं कि बाद में यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं। जो मेरे क्लास 6 से दोस्त हैं, 7 से दोस्त हैं, 8 से हैं, 9 से हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि मैंने नहीं किया स्टेट की। अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत करिएगा, आपको करना है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ ईश्वर ने हुनर दिया हुआ है। वो हुनर मुझे एक अच्छा मुकाम देगा, और उस हुनर का नाम है राइटिंग। जो मैंने साहित्य पढ़ा, जो मैंने इतिहास इतना गहराई से पढ़ा, और इतिहास में जितनी भी डिग्री हो सकती है नेट तक, वो सारी चीजें मैंने की ही हुई हैं कि मैं किताबें अच्छी लिखूंगा। अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरा हूं इस साल से जो है पब्लिकेशन में, लेकिन आगे जा करके मतलब नॉवेल और ये सब लिखने का इरादा है, और वो लिखूंगा, अच्छी लिखूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर भी उतनी ही पकड़ है और साहित्य पर भी उतनी पकड़ है और फिलॉसफी पर भी उतनी पकड़ है। जैसे आप लोगों ने इथिक्स पढ़ा, तो मैं ग्रेजुएशन मैंने फिलॉसफी से ही किया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो ये जो इथिक्स है हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड उसको कहा जाता रहा है, और वहां से मैंने फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया। तो जो है फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ एथिक्स एक पेपर होता था, एथिक्स। और सेकेंड ईयर में होता था जो आप केस स्टडी पढ़ते हैं ना, लॉजिक, जिसे हम तर्कशास्त्र कहते हैं। और फर्स्ट ईयर में होता था वेस्टर्न फिलॉसफी, ये जो पाश्चात्य चिंतक हीगेल और ये सारी चीजें, जो नीत्शे, अरस्तू, ये सब होते थे। तो मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हूं बड़ी गहराई के साथ। एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने ऑब्वियस है 12th क्लास की जो साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है उसको बड़े अच्छे से, उसमें है बेटे, आप सब भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। दोनों चैप्टर मैंने वहां से बहुत अच्छे से पढ़ा। एप्टीट्यूड उसमें अच्छा नहीं, अगर आप 12th क्लास का मनोविज्ञान की किताब निकालेंगे तो एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता जो यूनिट नंबर 3 में है, वो उतना अच्छा नहीं, एक छोटा सा कॉलम ही है एप्टीट्यूड का, लेकिन ये 2 चैप्टर विस्तार से हैं, एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन आपको हिंदी वाली किताब नहीं पढ़नी भाई साहब, दिमाग की दही हो जाएगी। एक बार आप हिंदी, ऐसा ट्रांसलेशन है कि दिमाग का दही नहीं दहा हो जाएगा। तो इंग्लिश वाली किताब ही पढ़ने की कोशिश करना। जैसे मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि मैं हर एक चीज इंग्लिश में पढ़ता हूं, भले मैं उसको हिंदी में पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं और जहां से जिनके लिए मैं काम करना चाहता हूं बहुत घुस घुस करके, ऑब्वियस उसमें बड़ी संख्या उनकी है। ठीक है, हाँ हाँ खुशबू, बिल्कुल बेटा, प्रीलिम्स निकालो बिल्कुल। इस बार तो आपको दिखेगी भी ना मेंस की। इस बार अब उस टाइप से नहीं होगा कि आपने एक आंसर भेज दिया, मैंने कॉपी चेक कर दी, नहीं नहीं, अब ये सब नहीं। अब तो युद्ध, क्योंकि मेरे 5 भी होंगे, क्योंकि मैं अगले साल फिर परेशान नहीं होना चाहता हूं। जैसे खुशबू ने कहा कि सर प्री क्लियर कर लूं तो आपके साथ मेंस की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। सर मुझे मेंस आपकी मेंटरशिप में करना है। बच्चे इस बार से तो मतलब मैं खुद ही कह चुका हूं कि 5 होंगे तो भी 2.5 महीना केवल मैं मेंस की मेंटरशिप ही दूंगा, कोई क्लास नहीं लूंगा। इसीलिए सब पहले से बना के रख दे रहा हूं। ऑनलाइन का यही फायदा, लिटरेचर में क्या हर साल नई चीज आप पढ़ा सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे 2027-26 में फिर नहीं परेशान होना रिजल्ट आने के बाद कि मेरे अब अगर 10-20 बच्चे रहेंगे तो ऑब्वियसली निकलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना। 2 ही थे, अगर यही 20 होते तो शायद कुछ तो होता, एक तो होता कहने को, 2 तो होता कहने को, एक भी कहने को नहीं है। दुनिया के घर में सोने की बारिश हो, उससे मुझे क्या खुशी मिलेगी जब मेरा घर बिल्कुल सूना है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि दुनिया के घर में सोने की बारिश हो तो मैं खुश होऊंगा कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर में तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो घर तो अपना सूना ही रह गया। तो अब मैं नहीं चाहता हूं कि 2026 में मेरा घर सूना हो, इसलिए कठोर डिसीजन है जिसके मुझे बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नुकसान भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो ट्रेडिशनली अरे यार इनके तो मेंटरशिप देते हैं, उस टाइप का सुबह से शाम नहीं पढ़ाते हैं, तो उसका मुझे नुकसान दिख रहा है कि जो है, क्योंकि अब जब तक रिजल्ट नहीं होगा, कुछ बच्चे खड़े होकर के ये बात बोलेंगे नहीं कि ये पैटर्न ही बेस्ट है, तब तक ऑब्वियस है जो बच्चे रेगुलर सुबह से शाम पढ़ रहे हैं उनका
कहना होता है कि एक बार तो पूरा कोर्स होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। 29% पर जाकर के मार्क्स से चेक करना है, 29-30% पर लोअर रैंक है और 50% पर टॉप 20 है। एक बार निकाल करके सबके मार्क्स चेक कर लेना। यानी टॉप 20 हैं तो केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का मार्क्स, जबकि इंटरव्यू का मार्क्स सबका काफी ज्यादा हो जाता है, तब 50-51% में टॉप 20 में आप है। और 29 से 30% जिसमें आप फेल हो जाते हैं ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th, उसमें आप एंट्री कर जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? तो फिर काहे को यार, एक बार सब करना चाहिए। एक बार 1000 क्वेश्चन बनाना चाहिए, एमसीक्यू बनाना चाहिए, मेंस खूब लिखना चाहिए, यानी डे 1 से आंसर राइटिंग करनी चाहिए, डे 1 से एमसीक्यू बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही सब मैंने सीखा जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है? मुलायम यादव, मुलायम सिंह जी को आपने मुझे उनका स्मरण करा दिया, द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद ठीक है, खुशबू, ठीक बेटा तुम पहले निकालो, तुम अभी लिटरेचर ये सब कुछ मत सोचो, प्रीलिम्स केवल निकालो। ठीक है, ठीक है। अब कुछ और कहना चाहते हैं आप सब लोग? हाँ, हरिओम। क्योंकि 100 अर्जुन से बेहतर एक द्रोणाचार्य का होना होता। मयंक वर्मा सर, वर्ड नहीं मिल रहा है कि क्या ही कहूँ, कुछ समझ। कोई बात नहीं बेटे मयंक, कुछ मत समझ, लगे रहे। तूने तो खुद देखा है जो मैंने इकोना इस बार जो पीवाईक्यू का मेरा प्लान है, जो मेरी पहली किताब आ रही। मयंक तू बता, तो मेरे साथ बच्चे तूने काम किया है, मतलब प्रूफ रीडिंग का, मतलब मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ला रहा हूं जो अभी तक पीवाईक्यू, अगर जो सीरियस बच्चे होंगे एक बार उनका दिमाग हिल जाएगा। तो अपनी तरफ से तो बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं, लेकिन अब उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करने वाले एक बड़ी संख्या होनी चाहिए ना। अब 2 में 1 भी नहीं हुआ, 20 होते तो शायद 2 हो जाता। तो इसलिए अब मुझे थोड़ी सी संख्या बढ़ानी पड़ रही है, और इसी वन साइज फिट्स ऑल से कुछ होने वाला भी नहीं। आस्था, कीर्ति, कीर्ति पटेल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, एक नई सुबह होती होगी होगी। अभय कह रहे हैं सर मेंस के क्वेश्चन की डिमांड सही से नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल इस बात से मैं एग्री हूं, इस बात से मैं 200% एग्री हूं कि मेंस के क्वेश्चन क्योंकि 7 से 9 मिनट में लिखने, पढ़ करके एग्जाम के प्रेशर में तुरंत अटेम्प्ट करना है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ में आ रही। हम लिख दे रहे हैं, हमें आ रहा है कि हमने लिख दिया, लेकिन आप डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन में भी डिमांड मिस कर जाते हैं तो फिर कहानी। ये मैं अभय के साथ बिल्कुल हूं, इसलिए इस बार से मैंने वही प्लान किया कि केवल हिंदू लाइव क्लास होगी, बाकी सब जो है, मतलब जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा आईएएस का तब। इसीलिए मैंने प्लान किया कि इस बार हम लोग एक नए पैटर्न पर मेंस की तैयारी करेंगे। ये आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि कितनी प्रैक्टिस आपने की हुई है आप खुद ही सोचिए मेंस की। बहुत कम बच्चे करते हैं, 1-2 टेस्ट सीरीज कहीं कर लेते हैं। तो सभी है, बहुत मोटिवेशन मिली थी आपसे बात करके जब मैं डिमोटिवेट थी बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यू, रिजल्टिंग रिजल्ट भी होगा। ओके, सभी है। अब ये सब मेरे बड़े पुराने बच्चे हैं, इस ये बहुत परेशान थी, इसका मैंने मैसेज पढ़ा रही, मैंने कि इसका तो फिर जो है इससे मैंने बात की, डिप्रेस पोजीशन में थी प्रिंसेस को पूरा मैंने वो दिया, मतलब क्या करना है अब। तो यही देखो बच्चों, क्या हम लोग क्या है बच्चों के लिए, इंजेक्शन टक से दिमाग पे लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, जाओ बेटा ये 5 बातें करो, बस हो गया। तो जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कितना समय देता है, देखा अच्छा दवा हुआ, ठीक है भाई बुखार उखार है तो चेक कर लो, दे दिया, बस। बच्चों के लिए वही हम लोग डॉक्टर हैं बस। तो ये बड़ा सुकून मिलता है कि हल्का सा बात आपको कह दो, गुड़ खिला दो, कह दो दवा है, आप लोग गुड़ को ही दवा मान करके खा लेते हैं, कहते हैं सर मजा आ गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो गुरु यही होता है, उसका रोल आपकी लाइफ में यही है। ठीक है, प्रिंस शुक्ला सर, बस निशब्द हूं, बस आप प्लीज दुखी मत होइए।
नहीं नहीं बेटा, बस आप लोग मेहनत करो, निकालो। और मैं क्या ही कहना चाहूँ, कविता, अंजनी, एक बार दीपिका शर्मा, गॉड ब्लेस बेटा, अंजनी चौहान, गीता गौतम, कविता, बात तो सुन सकते हैं। बोल बोल बेटा, क्या कहना चाहिए? गोविंद यादव, आशीष कुमार, सर कल आप कह रहे थे इमोशन और फैक्ट को अलग रखा, आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए मिक्स कर रहा हूं, वो एक अलग टॉपिक था, ठीक है ना। मैं मिक्स कर रहा हूं, देखो कभी कभी क्या होता है, अपने बच्चों के हृदय को एक नए प्रकार से परिस्थितियों के लिए तैयार करने के लिए इस प्रकार की चीजें जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो समझिए, मैं आप लोगों को ये इमोशनल होकर के एक नई परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा हूं। राजपूत आरती सिंह सर ओनली, अच्छा सीसीपी, नहीं नहीं, सभी बच्चे जो किसी भी कोर्स में है, जो किसी भी कोर्स में, यानी जो प्रीलिम्स 2026 के किसी भी कोर्स में, वो सब गूगल मीट का हिस्सा होंगे, ठीक है। हाँ राजपूत आरती सर, आप MS धोनी के जैसे कोच थे वैसे आप हैं। अरे बेटा, उस तो MS धोनी तैयार कर दिए ना, मैं तो अभी कहाँ तैयार कर पाया। ठीक है बेटा, नीतीश, पूजा, पारुल मौर्य, सर रिजल्ट जरूर होगा, देखिएगा इस बार, बिल्कुल बेटा। अब मुझे आज आप लोग अपना सब बना लीजिएगा, और मुझे सीसेट में भी हर एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड चाहिए, GS से ज्यादा सीसेट, चलो लिख लो, जिस जिस ग्रुप में आप सब हैं अपने नाम के साथ। सीसेट में कहाँ खड़े, GS में मुझे पता है, मैं जो करा रहा हूँ चीजें बहुत परफेक्ट है। GS में मत लिखिएगा, ठीक है, जो कि हमारी चीजें बहुत अच्छी है और काफी पहले से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस चल के अब खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा डरा हूं, मुझे ज्यादा रिजल्ट चाहिए। तो मे भी कल संडे है, सुबह मैं आपके साथ जुड़ूं 8-9 बजे के आसपास, और देखते हैं, ठीक है। रात में गूगल मीट करूंगा तो बता दूंगा। तो मुझे सभी बच्चों का, मेरे जिस भी ग्रुप में हैं आप, उसमें किसी में प्रीलिम्साथॉन के ओल्ड ग्रुप में है तो भी चलेगा, मैं सब देखूंगा। इनफैक्ट जो रोब वाले बच्चे हैं, जो इसके लाइव, सोचो कि यार मैंने, आप लोग मुझे कुछ भी कोई सोच ले मेरे बारे में, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। सोचिए, जो अनअकैडमी में इसके लाइव बैच है, मैं उसमें एक्टिव हूँ, रोब है उसमें भी एक्टिव हूँ, हमारी टीम। और वहां हम उन दोनों ही ग्रुप में हम कोर्स का कोई प्रचार नहीं करते हैं, एक भी एड वहां हम डालते नहीं, क्योंकि नहीं तो बच्चों को ये लगेगा कि, खैर किसी बच्चे को नहीं लगता, एक एक उसमें कंपनियों के होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, उसमें बोलने में कोई, वो एकदम अटैक मार देते हैं, बाकी 99% बच्चे कूल होते हैं। तो मैंने, आप सब जगह जहां भी हैं आप लिख सकते हैं कि सीसेट में आप कहां खड़े हैं, और बिल्कुल क्वेश्चन वाइज, जो मैंने 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने को भेजा है ना, नंबर सिस्टम, सेलोलिज्म, और ये, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये दिया ना, जहां से बार बार रिपीट कर रहे, 5 चैप्टर दिया ना। बाकी कॉम्प्रिहेंशन का, तो कॉम्प्रिहेंशन में जितने टाइप के हैं सर, एजम्पशन वाला, मेरा नाम रीता है, एजम्पशन वाले में मुझे सर दिक्कत है, बाकी मुझसे हो जाते हैं। और इतना ही नहीं उसमें लिखना है कि सर अगर मैं 10 क्वेश्चन, ऐसा मतलब एक एवरेज खुद ही एज्यूम करना है कि सर अगर 10 क्वेश्चन होता है तो सर मेरे 7 सही हो जाते हैं, 3 गलत होते हैं, या सर 10 है तो मेरे 5 सही होते हैं, बट मैं गलती नहीं करती हूँ चूंकि मैं स्किप कर देती हूँ, ये मुझे चाहिए। अगर आज आप ये डाल देंगे तो फिर उसका मैं एक क्या करूंगा, उसका एक डेटा एनालिसिस कराऊंगा AI से कि अब मैं क्या करूं, इन इन बच्चों का अलग अलग बताओ, तो वो क्या करेगा, सबका अलग अलग बताएगा, देन फिर उसको मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक रहेगा। मतलब कमांड मेरी ही रहेगी कि मुझे 40 क्वेश्चन इन लोगों के सही कराने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, ठीक रहेगा। तो इसलिए सीसेट मुझे अभी सबसे बड़ा जो, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, अपने GS में नहीं लग रहा, और सीसेट में लग रहा है कि बच्चे सीसेट में लुढ़क जाएंगे। तो आप सभी लोग, चाहे पर्सनल मेंटरशिप में हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं पर भी, ठीक है। तो ये आज की कहानी। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, आपको लगेगा कि रिजल्ट तो उधर से ही, लेकिन इसलिए चूंकि 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं,
तो अब आप सोचिए कि 5 लाख बच्चे अगर इस एग्जाम में भाग ले रहे हैं या 10 से 12,000 बच्चे अगर मेंस लिख रहे हैं तो उसका 80% क्या, आप तो लगे मानिए कि 90% इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो कितना हो गया? सारी 8-9 हजार बच्चे, 10,000 बच्चे तो मेंस लिख रहे हैं। उसमें पहली रैंक का आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, तीसरी रैंक का एजुकेशन कोई एम्स से एमबीबीएस है, कोई कहां से, कोई कहां से। तो इसलिए आपकी फाइट भी इतनी आसान नहीं। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है बच्चे, लोकेश कह रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या बात है यार, मजा आ गया। मैं तो दुखी था आपका कॉन्फिडेंस में। हम्म। प्रेम कुमार पांडे सर, मी टू वाज डिप्रेस्ड बट ओवरकम ड्यू टू यू सर, थैंक यू सर। प्रेम बहुत परेशान था। ये पर्सनल मेंटरशिप में अभी एकदम मस्त है ये। ठीक है, पूजा देशवाल सर, मेरा नाम पूजा है। अब की बार मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बस निकालिए, मैंने आपको सारी चीज बता दी। सी सेट पे आप लोग करिए और हम लोग मिलेंगे गूगल मीट पर। बाकी ये आपके सामने टॉपिक हैं जो चर्चा में एक बार मैं बता देता हूं। एक अच्छा मुद्दा चल रहा है कि क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, भारत की जो ऑयल सिक्योरिटी है, जो तेल सुरक्षा है, जिसे हम एनर्जी सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से एक मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से, और ये नहीं पता कि तनाव कब तक रहेगा, थोड़ा सा एनर्जी सिक्योरिटी का एक संकट दिख रहा है। तो ट्रंप ने यानी यूएस ने भारत को छूट दी है कुछ सीमित समय के लिए, और रशिया से तेल मंगा सकता है। तो पहला टॉपिक ये है। तो इस पर कुछ ऐसे भी विषय हैं कि क्या कोई जो है संप्रभु राष्ट्र को ऐसा कह सकता है, नहीं कह सकता। तो ये एक विषय है, आप इसको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से कंटेंट बना दिया हूं जीएस पेपर 2, 3, 4 एसे और प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, एक टॉपिक बड़ा अच्छा है जिस पर मैं ऑब्वियस है मंडे को चर्चा करूंगा। चाइना की इकोनॉमी, यानी चीन की सरकार ने जो जीडीपी का टारगेट रखा पिछले 30 सालों में सबसे कम रखा है। तो चीन की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये आपको और हमको बड़ी गहराई से जानना चाहिए। तो अभी पूरा कंटेंट रेडी, पीडीएफ भी आपको अभी अपलोड हो चुकी होगी, और इसको आप एक बार स्वयं पढ़ें, सोचें, और फिर परसों में इस पर डिस्कस करूंगा जीएस पेपर 2, 3 एसे और प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो एक टॉपिक ये है, यानी चीन में क्या क्या चैलेंज है। दूसरा तीसरा सेम वही टॉपिक है। अब एक बड़ा अच्छा टॉपिक यहां डिस्कस किया गया है बच्चों, इंडिया की जीडीपी, यानी हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, या अभी हाल फिलहाल का हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो $5 ट्रिलियन की अगर हम इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमारे सामने क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट है कि हम बन नहीं पाएंगे अगर इसको हम ठीक नहीं करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो संकट है, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। जीएस पेपर हालांकि सब पढ़ा ही चुका है यार, वही जो आप पढ़ते आए कि जो भी जीडीपी के पोटेंशियल, जीडीपी के डिटरमिनेंट होते हैं, वो सब हमारे लिए क्राइसिस है, संकट है। एआई है आपके पास? नहीं है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बस इतना ही। जीएस पेपर 2, 3, 4 एसे और प्रीलिम्स। ठीक है, फिर इसके बाद चर्चा कर्नाटक की और वहां के एक मंदिर की जिसका नाम है अमोगा सिद्धा। तो ये प्रीलिम्स के लिए बना दिया गया है, चर्चा में था, मैंने कहा क्या पता पूछ ले। फिर वही चीज देख सकते हैं, रिपीट हो रही है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी। ये जो अलाउज वाला शब्द है, इसी को लोग पकड़ रहे हैं कि क्या एक सॉवरेन कंट्री कोई ऐसा कर सकता है। जरा देखिएगा, ये देखिए, कांग्रेस ने इसको क्या कहा है कि ये हमारी सॉवरेंटी के लिए अपमानजनक है। आप पढ़िएगा, मजा आएगा। फिर लोकसभा में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस होगी। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं नहीं करा चुका हूं, बताओ? करा चुका हूं ना भैया। ओम बिरला के ऊपर आया था जीएस पेपर 2 ऐसे प्रीलिम्स के लिए, रिपीट हो रहा है पूरा। फिर आता है, देख लीजिए आप, वुमेन फार्मर्स ऑलरेडी डिस्कस, ये मैं कर चुका हूं।
फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 2-3 बारी। फिर इसके बाद ऑब्वियस है हम कैसे डिजिटल इनोवेशन करें कि वुमेन सिक्योर हो, ये सब विषय विस्तार से कई बारी डिस्कस हो चुके हैं। तो ये पूरा कंटेंट रेडी है और आप सबको क्या करना है मैं एक बार दिखा देता हूं सारा पीडीएफ। बस आपको आज खुद अपने दिमाग पे जोर देना है और ये समझिए टास्क है। आप सुनील अभिव्यक्ति हैं और अपने घर के छोटे भाई बहन 26 वालों को तो बहुत डीप पढ़ना नहीं, 27-28 वाले आप अपने घर में किसी को इसको पढ़ाइएगा। क्या करिएगा? पढ़ाइएगा जैसे मैं पढ़ाता हूं मेरे स्टाइल में, और अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आप क्या सामने वाले को समझा पा रहे हैं। अगर समझा पा रहे देन आपकी जो एनालिसिस करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, नहीं है तो हमको इंप्रूव करना है। तो पूरा कंटेंट है, आपको कुछ अपने दिमाग से लगाना ही नहीं बच्चे, ठीक है ना। एक एक चीज का डिटेल है, बिल्कुल सिलेबस के साथ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, यानी कंटेंट पूरा तरीके से रेडी है, सेम वही अपना मेंस का पैटर्न भी है, सब चीज है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद लोकसभा में स्पीकर आप देख सकते हैं, सेम सेम। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर भी है। हाँ ठीक है, करा दूंगा। चीन का जीडीपी वाला टॉपिक भी आ गया है, ठीक है, ये हो गया, आप देख सकते हैं। उसका मॉडल क्वेश्चन भी है। फिर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रास्ते में सबसे बड़ी बड़ी बाधाएं क्या है, ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी ये पीडीएफ में इसमें, ठीक है, कर्नाटक का आमोगा सिद्धा मंदिर, ठीक है ना, पूरा कंटेंट है ये। फिर पीवाईक्यूज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। महिला किसान ये सब हो ही चुका है, ठीक है बच्चे। तो बस यही सारी कहानी, और आप सब जरूर कोशिश करें, मिलें मुझसे, जिससे हम सब यूपीएससी की तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और जिन भी बच्चों को 2027 के लिए और 28 के लिए प्रिपरेशन करनी है, वो जरूर मेरी मेंटरशिप में आ सकते हैं, और इन नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। रात को 10 बजे हम लोग करेंगे गूगल मीट। अच्छा, आज 7 तारीख, ठीक है, हाँ ओके बच्चों, हाँ आज मैं पीडीएफ सेंड करा दूंगा, ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा, 1 मिनट के लिए कुछ बातें और भी हैं इसमें। एक चीज आप केवल ये याद रखिएगा कि जैसे आप मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपसे बताता हूं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं बेटा, तो थोड़ा मेहनत और प्रचंड करिए, ठीक है ना। ओवरऑल रिजल्ट में अगर आप आना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत और प्रचंड करनी होगी, ठीक है। बाकी अब आते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो भी प्रचंड करनी है। इन कंपेयर मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप जनरल वालों को ज्यादा करनी पड़ेगी, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अब यहां क्या मुसीबत है कि अब जैसे अगर आप देखोगे एसटी में, तो एसटी में बहुत सारी जातियां, लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी भी एसटी में जो अब रिच हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? रिच, यानी अमीर हो चुकी हैं। तो अमीरों के बच्चे, वो कोई भी हो, मैं किसी एक कास्ट पे यहां पर फोकस नहीं करूंगा कि एक कास्ट का औरत दो। देखिए, जो रिच है उनका कंट्रोल हो जाता है, वो कोई मीना हो या कोई और हो एसटी कम्युनिटी का। तो जो रिच होते हैं उनके पास सब कुछ है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है कि मतलब ये मत समझिएगा कि आपकी कैटेगरी है तो आप राहत में हैं। उसी एसटी कैटेगरी में ना जाने कितने हजार बच्चे, 10-20-50 हजार बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए भी फाइट टफ है, इसलिए अपनी कैटेगरी में आपको बड़ी मेहनत करनी। कैटेगरी के सामने एक और रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। जैसे मैं इस बात पे नहीं बहुत ज्यादा कि मीना में बेटे गरीब मीना भी है। जैसे मेरे 2 स्टूडेंट थे, जैसे अजितेश मीना,
फिर ये अंजू, ये सब क्या थे? ये सब मेरे तो जितने भी बच्चे अभी तक मीना पास हुए सब गरीब हैं, मतलब वो गरीब आदिवासी हैं। तो इसलिए मैं, लेकिन ठीक है, तो इसी वजह से मैं एकदम पिन पॉइंट किसी पे नहीं करता हूं, लेकिन यहां है तो भी। और आप मुझे बताइए, एससी में आजादी के बाद से रिजर्वेशन लगा हुआ है, कितनी पीढ़ियां अब अपलिफ्ट हो चुकी हैं, ध्यान सुनिएगा, अपलिफ्ट हो चुकी, ऊपर की तरफ पहुंच चुकी हैं, उन्हीं के बच्चे साइकिल में। तो जो एसटी मतलब जो एससी कम्युनिटी है, इसमें जो इसमें भी जो गरीब वंचित एससी हैं, उनका मुकाबला अपनी ही कैटेगरी के जो एलीट हैं उनसे, उनके बच्चों से। तो आपको भी थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना होगा, नहीं कि एससी हमारा इतना इतना, ऐसा कुछ नहीं। यही तो सबसे बड़ा समस्या है कि हम ओवरऑल मानते हैं। ओवरऑल मत मानो, इसको मैं कस्टमाइज क्लासिफिकेशन के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। क्या है ये? कस्टमाइज क्लासिफिकेशन। कि अगर एससी हो, जो लोग एक होता ना कि अरे भैया ये तो एससी हैं, इनकी तुम मेरिट कम जाएगा। अरे भैया यार, जितनी भी सीटें रिजर्व हैं, लेकिन आप ये तो सोचो मेरिट कम जा रही, लेकिन उनकी अपनी संख्या में भी फाइट उतनी ही है। एक चश्मा ये भी होता है इन चीजों को देखने का। ठीक है, ये तर्क जायज है, मेरिट एंड सो ऑन सो ऑन। किसी भी चर्चा को हमें रोकना नहीं, करो, लेकिन ये भी चर्चा का एक हिस्सा होना चाहिए कि एक कैटेगरी है, उसको इतने परसेंट सीटें हैं और इसमें अमीर और गरीब है। यानी कुछ जनरेशन ऐसी हैं जो अपलिफ्ट हो चुके हैं, कुछ हैं अभी बिल्कुल बॉटम पे हैं। तो इस कैटेगरी में जो फाइट है अपलिफ्ट हुए और बॉटम के बीच में, तो बॉटम ऊपर वाले को कैसे पकड़ेगा? तो अपनी कैटेगरी में आपके लिए जनरल जैसी ही फाइट अपनी कैटेगरी में करनी होगी, चाहे आप एसटी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो, और चाहे ईडब्ल्यूएस के हो। ठीक है? सो जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है हमारे पास उसका डिसएडवांटेज हर जगह है। आप अपने आप को सुरक्षित मत समझिए। हर एक कैटेगरी के अपने चैलेंज है, हर एक कैटेगरी के अपने, ठीक है ना, डिफिकल्टीज है, कठिनाई है। समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा था? क्योंकि बाकी तो आप सब लोग देख ही चुके, उसमें क्या बताऊं, इतना रिजल्ट जनरल का, इतना ईडब्ल्यूएस, कोई मतलब नहीं हो, तो आप देख चुके हैं सब, मुझे क्या बताऊं मैं, पीडीएफ मैंने शेयर ही कर दिया था। तो इसलिए आपको थोड़ा सोचना है कि आपकी कास्ट कुछ भी हो, गुरु आपको तगड़ा मेंटरशिप चाहिए, तगड़ी क्लासेस चाहिए, तगड़ा सब कुछ चाहिए, किसी भी कैटेगरी में आप। हाँ, अब इन सब में ऑब्वियस है थोड़ा सा आपको पागल और होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और हर एक बच्चे को अपनी अपनी कैटेगरी में पागल होना पड़ेगा। तो ये चीज बस आपको कहना था मुझे। बाकी कैटेगरी का जो सबसे एडवांटेज होता है बेटे, मुझे जो सबसे ज्यादा वो होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है रैंकिंग में, मेंस से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ओबीसी और जनरल प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन जब मेंस में एक ठीक ठीक नंबर का अंतर हो जाता है, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन और फिर जो पोस्ट मिलती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप सब जिसकी कैटेगरी है ना, तो उसके एडवांटेज को भी समझना चाहिए। अच्छा यार, अगर प्री निकल गया, सुनील सर कह रहे हैं मेंस में हम लोग मेहनत करेंगे, मेंस निकालेंगे, गुरु बड़ा सही चांस है यार, 400 रैंक भी लगी तो भी आईएएस बनने के चांस है। तो अब आप अपनी कैटेगरी के अपॉर्चुनिटीज को भुनाओ ना यार, अपनी कैटेगरी की चुनौती को भुनाएंगे कि नहीं भुनाएंगे आप, मुझे बताएं। तो अपनी कैटेगरी की जो एडवांटेज उसको भुनाओ, दूसरे क्यों ले, आप लेंगे, लड़िए, मेहनत कीजिए। तो ये जो एडवांटेज है मेरे बच्चे, छोड़ो मत इसको, ठीक है? बाकी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना? और ये सारा रिजल्ट भी एक बार मैंने कल भी शेयर कर दिया था, बाकी आप सब भी देख सकते हैं। और बस इच्छा अंदर से एक ही है कि आप सब, जैसे मैं अगली बार आऊं तो ऐसे करूं, पहली, दूसरी, 10वीं, 18वीं, 25वीं, ये मेरे बच्चे, ऐसा कहने का सौभाग्य आप, मतलब ऐसा करने का सौभाग्य मिले, ऐसा आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि मुझे ये कहने को मिले, साथ में ये भी कहने को मिले
कि जो है कुछ बच्चों की रैंकिंग भाई नीचे लग गई है, इनको अगली बार अपलिफ्ट करना है, ये भी कहने को मिले। तो ये 2 एस्पिरेशन, अपनी आकांक्षा आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस आकांक्षा को, मेरी इस एस्पिरेशन को जरूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। केयर मीन्स रात को 10 बजे, चूंकि मैं कहीं भी रहूंगा 10 बजे मैं घर पे ही होता हूं, तो हम लोग गूगल मीट के थ्रू ये केयर वाला पार्ट अदा करेंगे। प्यार आप सबके लिए हमेशा। थैंक यू बच्चों, और मेहनत करते हैं, अपनी किस्मत से, अपनी परिस्थिति से लड़ते हैं, देखते हैं कब तक हार नहीं होती, कब तक जीत नहीं होती, कब तक हम हारते हैं, देखते हैं कि हम कब तक हारते हैं, कब तक कोई हमें हराएगा। कर्म करते चले, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं। कर्म प्रधान है बाबा, तुलसी नहीं कह रहे, भगवत गीता में भी कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म ही सब कुछ है। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की विरासत है कर्म। आप अपने घर परिवार में, अपनी पढ़ाई, दुनिया कुछ भी देखें, जिसने अच्छा कर्म किया वही आज लीडर है, सक्सेस उसी के पास है। तो कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा किए हुए, और कर्म अच्छा है तो फल अपने आप आपकी गोद में आकर के गिरेगा। स्वाभाविक रूप से जब कोई वृक्ष जो आप देखते हैं, उसके नीचे आप खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए गर्मी में छांव लेते हैं, तो क्या एक पल के लिए भी आपके मन में आता है कि यार ये जहां पे मैं छांव ले रहा हूं, जो आज मुझे छांव दे रहा है, यानी आपको सुख दे रहा है वृक्ष, कभी एक छोटा सा प्लांट रहा होगा, बहुत छोटा सा, कोई बीज रहा होगा, लेकिन उस प्लांट को, इस बीज को बहुत अच्छे से खाद, मिट्टी, पानी दिया गया होगा, उसकी केयर की गई होगी, और आज किसी ने की होगी, किसी ने तो की ही होगी, और आज जा करके वो मेरे जैसे न जाने कितने राहगीरों को छाया दे रहा है, सुख दे रहा है। तो आप सब भी अभी वो प्लांट हैं, वो बीज हैं, जिसमें मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी शक्ति है खाद पानी डालने की कोशिश कर रहा हूं। कभी IQIP के माध्यम से खाद पानी दे रहा हूं, कभी ऑप्शनल के द्वारा, कभी मोटिवेशन के द्वारा, कभी एथिक्स के द्वारा, कभी ऐसे के द्वारा, कभी अपने जीवन के कुछ जो छोटी मोटी उपलब्धियां उसके द्वारा, ना हारने की जो नियत है उसके द्वारा। बस आपको तैयार करने की कोशिश करता हूं कि तुम कब तक मुझको रोकोगे, देखते हैं कब तक कोई रोकता है, किस दिन हम उस रोकने वाली दीवार को गिरा पाते हैं। करते हैं संघर्ष, करते हैं संघर्ष, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सृजन है। अभी जिस वृक्ष की बात मैं कर रहा हूं, उसको जिसने लगाया होगा उसने कितना संरक्षण किया होगा, क्योंकि जब वृक्ष लगा होगा या बीज अंकुरित हुआ होगा, जिस वृक्ष के नीचे आप छाया ले रहे थे, तो चिंतन कीजिए उस बीज, उस वृक्ष को कितनी आंधियां, कितने तूफान, कितनी बारिश का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उसका कोई घर तो है नहीं, प्रकृति ही उसका घर है, और प्रकृति तांडव करती। उस तांडव में झमाझम बरसात, झमाझम हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि, कुछ भी, झमाझम आंधी, और उसके बावजूद आज वो राहगीरों को छाया दे रहा है। तो किसी ने केयर तो किया होगा। तो बस आपकी लाइफ में भी संघर्ष, यानी वो जो वृक्ष है वो संघर्ष से निकला, केयर हुई, बट उसके साथ साथ उसने खुद भी संघर्ष किया। आंधी आई, हिला, पत्ती वत्ती गिरी, एक आध डाल टूटी, लेकिन फिर उसके बाद एक्टिव हो गया। तो ये जो हमारी असफलता, ये क्षणिक आंधी, तूफान और झंझावत है, उनसे हम संघर्ष करेंगे तो उस आंधी, तूफान, झंझावत, बाढ़, सूखा, इन सब परिस्थितियों से हम निपटेंगे, और उसी वृक्ष की तरह
सभी राहगीरों को सेलेक्ट होकर के, राहगीर मतलब आपके एरिया में जो लोग भी होंगे, सबको आप सुख और आनंद प्रदान करेंगे, और उस सुख और आनंद का नाम होगा गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल तक ले जाकर के जो सबसे हाशिए पर खड़ा, सबसे वंचित है ना, उस तक लाभ उपलब्ध कराना। ब्रेक द पॉवर्टी ऑफ डेप्रिविएशन, यानी वंचितता के चक्र को पूरी तरीके से तोड़ देना। तोड़िए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, और अंत में एक ही चीज जो बड़ी पॉपुलर भी है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी, पंडित नेहरू जी का, अब बांध लीजिए 2026 वालों, 27 वालों भी, आराम हराम है। आराम हराम है। आज मैं केवल रात को 4 घंटे सोया हूं, मेरे चेहरे की ताजगी क्या 1% भी आपको कम लग रही है? सच बता रहा हूं, केवल 4 घंटे सोया हूं बस। रात में नींद नहीं आ रही थी, 4 घंटे। और मैंने एक कुछ मेरा अपना टास्क था, वो भी सुबह मैंने कंप्लीट किया, और अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, कंटेंट भी बनाया। तो आराम हराम है, हमारे दिमाग का फितूर है, करे आज हमको आराम नहीं मिला शरीर में, इसको आदेश दो कि 2.5 महीने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे। इसको आदेश दो, मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को ऑर्डर दो। सब लोग इसको ऑर्डर दो कि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। नहीं तो ये तो ऊपर बैठा हुआ ना, ये सब पे कंट्रोल करता। आज पढ़ने का मन नहीं, अब इसने संकेत भेजा, मुंह से आवाज निकली, शरीर ने कहा हाँ भाई आज तो लग रहा है कि आलस, मजा नहीं। अब थकना नहीं है, आज ही पढ़ना है, आज ही पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म करना है। आदेश दिया, शरीर कहे कि बिल्कुल पढ़ेंगे साहब। तो इसलिए याद रखिएगा, इसको अपना कमांडर इन चीफ मत बनने दीजिए। मस्तिष्क अगर आपका कमांडर इन चीफ हो गया तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसका कमांडर बनिए, इस मस्तिष्क का कमांडर बनिए। वो कहे पेन हो रहा है, आप कहो बिल्कुल नहीं हो रहा है, सेरिडॉन तुम्हें खिला रहा हूं, खाओ, काम पे लग जाओ। समझ गए? वो कहेगा नींद आ रही, कहता रुको, 1 कप कॉफी तुम्हें पिला रहा हूं, नींद तुम्हारी दूर भगा रहा हूं। तुम वो करोगे 26 मई तक, 24 मई तक, या 27-28 वाले अपना अपना एग्जाम, जो मैं कहूंगी, जो मैं कहूंगा। आज से हम, मेरे सब बच्चे कमांडर हैं। क्या है आप सब लोग? कमांडर। लिख दीजिए, अपने ब्रेन के कमांडर। तो जैसे अपना नाम पूजा देशावाल, तो पूजा देशावाल ब्रेन कमांडर। यानी जितने भी बच्चे IQ वाईपी के हैं, सब ब्रेन कमांडर हैं। अपने ब्रेन का कमांड अब आपके हाथ में होगा, वो आपको नहीं पर नहीं, ब्रेन नहीं कर, आलस से आ रहा यार, आज पढ़ने का मन नहीं। अरे 1 मिनट में उसको डांट लगाओ, अब बदतमीज कहीं के, गालियां दो अपने आप को, लड़ो अपने आप से। ठीक है, थैंक यू सो मच।